नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पुनर्परीक्षा होनी है, री एग्जाम होना है बहुत ही जल्द। इसके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस की आज हम लोग की जो प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट है। हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कल से शुरू किया था बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, और मैंने आपको प्रश्न बता दिए थे कैसे क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, जो कि यूपी जीके की ऑलरेडी चल रही है अलग से, और जीके जीएस की ये रही, हिंदी की चल रही है, तो उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न लेते हैं, क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही छोटा प्रश्न है कि झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थान है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान करना है और समझना है। देखिए, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थान, मैंने बताया था कृषि के साक्ष्य। कृषि वाला स्थान मतलब प्रारंभिक कृषि का मतलब है कि पहली बार कृषि, तो कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं। तो मैंने बताया था एक नाम आएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि है आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, ठीक, बलूचिस्तान। और एक नाम आएगा लहुरा देव। लहुरा देव ये कहाँ पे है, ये है संत कबीर नगर। कहाँ पे, संत कबीर नगर। और ये कहाँ पड़ता है, तो भैया यूपी में पड़ता है, ठीक। आप समझिए, मैंने बताया था मेहरगढ़, लेकिन यहां पर कहीं पे नोट करके लिख लो, अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है और मेहरगढ़ लहुरा देव दोनों ऑप्शन में है, तो ऑप्शन लहुरा देव को टिक करना है, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पे कंफ्यूजन वाली स्थिति बनेगी कि आपने किसी बुक में दूसरा पढ़ा है, किसी बुक में दूसरा पढ़ा है, या किसी और ने दूसरा पढ़ाया, किसी और टीचर ने दूसरा पढ़ा दिया। इसी वजह से मैं आपको अभी डाउट क्लियर कर देता हूं कि मेहरगढ़ लहुरा देव आएगा तो लहुरा देव करोगे, और अगर लहुरा देव ना होता तब मेहरगढ़ करते। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लहुरा देव को देनी है, ठीक है। और लहुरा देव में किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो धान के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, इसका मतलब है कहां पे, तो मानव समाधान का मतलब है कि मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य, कुत्ते के दफन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, यह पूछा गया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे कि त्रियुग्मित शव कहां से मिलता है, द्वियुग्मित शव कहां से मिलता है, तीन कंकाल एक साथ कहां से मिले हैं, तो इस टाइप के साक्ष्य कैसे बहुत सारे मिले हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है, मानव के साथ कुत्ते के। तो ध्यान देना है, ये आपका है बुर्ज होम में। कहाँ पे, ऑप्शन बी बुर्ज होम। ये बुर्ज होम कहाँ पे है, ये आपका शिवालिक पहाड़ियों के पास पड़ता है। कहाँ पे, शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी का मतलब है हिमालय वाला क्षेत्र। कौन सा, हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, यहां से आपका एक जियोग्राफी का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले तो आप ये समझो, मानव समाधान में कुत्ते के साथ मानव के दफन होने के साक्ष्य बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ पे है, शिवालिक पहाड़ियों के पास, यानी कि हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक। दूसरी चीज, यहां से आपका एक जियोग्राफी का क्वेश्चन कवर होगा। जैसे आपसे पूछा जाता है, क्या हिमालय, हिमालय में जीवाश्म है कि नहीं है। ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है अच्छे एग्जामों में। अब जाहिर सी बात है कि बुर्ज होम पड़ रहा है शिवालिक पहाड़ी में, और शिवालिक किसका भाग है, हिमालय का भाग है। और क्यों प्रसिद्ध है बुर्ज होम, क्योंकि यहाँ मानव के साथ कुत्ते के दफन है। तो जब मानव भी दफन है, कुत्ता भी दफन है, तो भाई जीवाश्म तो ऑलरेडी होगा ही होगा। तो इसी वजह से हिमालय में जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन। आगे देखते हैं, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न आपको वनडे एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे कि मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में, कल वाले जीके जीएस के प्रैक्टिस ने बताया था, गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इसका ही दामाद और इसका ही गुलाम, दामाद भी है और गुलाम भी है, वो शासक बनता है, उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इसी वजह से अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, तो इसका मतलब है इल्तुतमिश क्या था, गुलामों का गुलाम था। क्या था, गुलामों का गुलाम। इसी वजह से इसी को क्या बोला जाता है, गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ठीक, गुलामों का गुलाम। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की ने राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर, और इल्तुतमिश ने राजधानी क्या बना दी, दिल्ली। अब जब दिल्ली राजधानी बना दी, अब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, इसी वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। संस्थापक, जब भी वास्तविक संस्थापक का नाम आएगा इल्तुतमिश का नाम लेना है। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर। इसी वजह से इसने बदायूं में भी बहुत सारे कार्य करवाए हैं, वो सभी मैं डिटेल्ड में अलग से वीडियो में बताऊंगा जब मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने, समझिएगा। अब ये एकता व्यवस्था थी क्या, एकता व्यवस्था में क्या होता था कि जो एम्प्लॉय होते थे, एम्प्लॉय या जो सैनिक होते थे, ऐसे बोल दूं, सैनिक, इनको पेमेंट जो मिलती थी, जो पैसा मिलता था, वो कैश नहीं मिलता था, ना ही हीरे जवाहरात, इनको मिलती थी भूमि का टुकड़ा। क्या मिलता था, भूमि का टुकड़ा। इनको वेतन के तौर पर भूमि का टुकड़ा मिलता था, इसी को एकता व्यवस्था कहा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न। और इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। पूरा गुलाम वंश ही आपका बहुत ही जो गुलाम वंश है, सॉरी गुलाम वंश बोल रहा हूँ, पूरा दिल्ली सल्तनत, पूरा दिल्ली सल्तनत ही काफी फैक्ट से भरा हुआ है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके लिए मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जब परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट, ये देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, ये पूछा गया है। पहले तो समझना है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे, किस मिसल के थे, चुकर सकिया। कौन सा मिसल है, चुकर सकिया मिसल। टोटल 12 मिसल हुए। ये मिसल क्या है, सिख धर्म को जब अंतिम गुरु, 10वें गुरु, गुरु नानक पहले थे, गुरु नानक, और गुरु गोविंद अंतिम थे। तो जो अंतिम थे गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद, या उनके मृत्यु के बाद सिख धर्म कई भागों में बटा। उसके बाद अंतिम रूप से 12 मिसलों में बांट दिया गया। उसमें से एक मिसल था चुकर सकिया मिसल, और इसी मिसल में जन्म हुआ किसका, महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक, और महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। ध्यान रखना है, लाहौर। लेकिन अगर पूछा जाए कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सांस्कृतिक राजधानी क्या थी, सांस्कृतिक राजधानी, तो आप करोगे अमृतसर। हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन है और इसमें सांस्कृतिक राजधानी के कहीं जिक्र नहीं हुआ, सिंपल राजधानी पूछी गई है, इस वजह से लाहौर करेंगे। लेकिन जहां भी सांस्कृतिक राजधानी आ जाएगी तो अमृतसर करेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसे दी थी, तो ध्यान रखना है, ये दिया था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। ठीक, इस युद्ध में पराजित होने के बाद, जाहिर सी बात है आपको पता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजय हो गए थे। इस युद्ध के बाद एक हुई संधि, उसको बोला गया इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद संधि। ये संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1765 को। ये दो संधियां हुई थी, मैं बता दे रहा हूं मोटे मोटे तौर पर। 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी संधि के दौरान बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी वसूलने का अधिकार लॉर्ड क्लाइव को मिल गया था। किसके द्वारा, शाह आलम के द्वारा। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्या बोला गया है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, स्थायी बंदोबस्त, तो ध्यान रखना है 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवक का जनक भी कहा जाता है, सिविल सेवक का जनक भी कहा जाता है। और स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहां शुरू हुआ था, बंगाल में। ठीक है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मोटी मोटी चीजें हैं। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही आपसे ज्यादातर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो देखो, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, कैसे क्या क्या होता है, ये मैं आपको पॉलिटी वाले चैप्टर में अलग से बता चुका हूं। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो वहां पे आप जान सकते हो। यहाँ मैं आपको मैं बताऊंगा कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, कुल एससी कितने थे, कुल एसटी कितने थे। तो महिलाएं जब भी बोलेगा तो 15 कर देना, 26 कर देना और ये 33 कर देना। एससी 26 है और एसटी 33 है, ठीक है ना। यहाँ पे एसटी ज्यादा है, कंफ्यूजन में तो होना कि उल्टा लिख दिया है मैंने, एसटी ज्यादा है यहाँ पे। तो कुल महिलाएं कितनी है? 15। और एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? तो नाम याद रखना है आपको, बेगम एजाज रसूल। क्या नाम है? बेगम एजाज रसूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान दिखे हैं, स्रोत लिखे हैं। आपको पता है कि भारत का संविधान, भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान है। इसका मतलब है कि भारत के संविधान ने ज्यादातर प्रावधान बाहर के देशों से ग्रहण किए हैं। तो वही बोला गया है कि जो जो अधिकार हैं भारत ने किस देश के ग्रहण किए हैं, मतलब किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। जैसे मौलिक अधिकारों की बात कर लूं तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं क्या? ये भी आपका बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं क्या? बिल्कुल गलत। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं कनाडा के संविधान से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, भी बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां याद रखना है, केंद्र राज संबंध, ये सभी कनाडा के प्रावधान से लिए गए हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूं तो इस पे क्या लिया गया है? एक याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन, बहुत ही संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108। अगर कोई भी सदन किसी भी विधेयक में पूर्णता बहुमत नहीं है या एक सदन से विधेयक कोई पास होता है, दूसरा सदन उसको मना कर देता है, तो इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 108 के तहत ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये फेमस प्रावधान है, बहुत सारे लिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्घृत है? तो ये भी किस संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया है। क्या? आर्टिकल 14। पहले तो हमें पता होना चाहिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये किस भाग में है, ये क्या है। तो पहले तो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, इतना आपको पता है। और मौलिक अधिकार आपका 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में उल्लिखित है पूरा। आर्टिकल 14 की अगर बात कर लें तो इसमें दो प्रावधान है। एक प्रावधान है कानून के समक्ष समता या समानता, और दूसरा प्रावधान इसी में है कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। ये दोनों प्रावधान इसी में है, आर्टिकल 14 में है। तो ध्यान देना है, जो कानून के समक्ष समता है ये आपका लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, और कानून के समान संरक्षण है ये लिया गया है यूएसए से। तो क्या बोला गया है? कानून के समक्ष समता या समानता की बात कर रहा है, तो ब्रिटेन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कानून के समान संरक्षण तो हम क्या करते? यूएसए कर देते। अब ये दोनों अलग अलग क्या है, ध्यान देना है। कानून के समक्ष समता में है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, समझिएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ये कहता है आर्टिकल 14 का कानून के समक्ष समता वाला पार्ट। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। कई जगह भेदभाव होते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, किसी भी कैटेगरी से भेदभाव तो होता है, चाहे आरक्षण कुछ भी हो। इसी वजह से जोड़ा गया है कानून के समान संरक्षण। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी विशेष आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। तो यहां पे जो संशोधन है ये कर दिया गया था
संशोधन क्या मतलब शुरुआत से ही था कि अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए हमको कुछ भी स्पेशल करना है तो वो हम आर्टिकल 14 के तहत इसके तहत कर सकते हैं, कानून के समान संरक्षण के तहत। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों चीजें। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए, अगर मैं प्रस्तावना की बात कर लूं थोड़ी सी, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको मंजूरी कब मिल गई? 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई थी। इस पे कई सारे वाद आते हैं, वाद मैं नहीं बताऊंगा अभी। और इस पे याद रख लेना है, प्रस्तावना में आपके न्याय की बात की जाती है, प्रस्तावना में आपकी स्वतंत्रता की बात की जाती है, प्रस्तावना में आपकी समानता की बात की जाती है। जैसे अगर न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता की बात करेंगे तो प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, 2 समानताएं हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला क्या गया है? स्वतंत्रता। देखो, चारों ऑप्शन में स्वतंत्रता है, मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? और मैंने बताया स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। एक विचार ऑप्शन ए में है, अभिव्यक्ति ऑप्शन सी में है, विश्वास ऑप्शन डी में है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। और अगर आपने वीडियो का री एग्जाम दिया हो या री एग्जाम का पेपर देखा हो तो उसमें यही प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन है ये। देखिए, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर 1 HP में 746 वाट होते हैं, सॉरी 746 वाट होते हैं, आपने पढ़ा होगा। और वाट मतलब पावर, शक्ति बिल्कुल सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही। नॉटिकल मील समुद्री मील दूरी मापते हैं। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, बिल्कुल नहीं। सेल्सियस तापमान मापा जाता है सेल्सियस से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कंफ्यूजन का होगा। 1 नैनोमीटर कई लोग याद कर लेते हैं, ना से नैनो ना से 9, तो 10⁻⁻9 और टिक कर दोगे ऑप्शन डी, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? यूनिट देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या सही होगा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। क्षमा चाहता हूँ, 10⁻7 सेंटीमीटर, 2 कम हो जाएगा ना। हाँ, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर आपका 10⁻⁻9 है तो ये आपका आएगा मीटर में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करूं 1 फर्मी, तो 10⁻15 होता है शायद। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है। 1 पिको 10⁻12 होता है। और 1 नैनो 10⁻9 भी होता है, -8, जो भी यूनिट आ जाए वो कर देना। ठीक, नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव। क्षारीय विलयन, अब आपको पता है लिटमस पेपर में आपने देखा है कि 1 से शुरू होता है 7 तक, उसके बाद 14 तक, 0 से। ठीक, 0 से 14 तक ये होता है। 7 है उदासीन, बहुत बचपन में पढ़ा है, 7 है उदासीन। जे वाला आपका अम्लीय आ गया, इधर वाला 0 से 7, और ये वाला आ गया क्षारीय। तो क्षारीय कब होगा? 7 पे तो उदासीन है, 7 से कम तो अम्लीय है, 7 से अधिक ऑप्शन सी इज द राइट। बताइए, कोई दिक्कत है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो सकती है अम्लीय क्षारीय में। ठीक,
नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता का आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? अगर किसी को नेत्रदान करना है तो क्या पूरी गोली गोली आंख ही दान की जाती है क्या? नहीं, आंख का केवल एक पार्ट होता है कॉर्निया, ये दान किया जाता है। तो ध्यान देना, जब भी बात आए कि नेत्रदान की बात हो रही है तो वहां पे कॉर्निया का नाम आएगा, कॉर्निया दान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, कंफ्यूजन मत होना, आपसे पूछा जाएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये दो अलग अलग प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए अंग तो याद करना है त्वचा, ऑप्शन डी इज द राइट। त्वचा क्या होती है? एक सिंगल त्वचा है जो पूरी फुल्ली बॉडी में है, इस वजह से सबसे बड़ा अंग ये हो गया। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आ जाए तो ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अंग त्वचा करना है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर करना है, लीवर, लीवर मतलब यकृत। ठीक, ये ऑप्शन ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है? आंसू स्त्रावित करती है, आंसू। तो देखिए, आंसू स्त्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो आपकी है लैंक्रिमल, ऑप्शन ए। आंखों में होती है ये लैंक्रिमल, आंखों के निचले हिस्से में लैंक्रिमल, ये अश्रु स्त्रावित करती है। और जब स्त्रावित करती है, बाहर आता है आंसू, तो ये क्या है? बहिर्स्त्रावित ग्रंथि है, बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। अबटू को थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड, और पैराथायराइड को पैरा अबटू भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याय रेखा कहलाता है? मतलब भारत का जो टाइम जोन है वो किससे होकर गुजर रहा है? टोटल टाइम जोन कितना है? 24 है, जिसमें भारत के पास एक है। और मध्याय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो गया। कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है नैनी से। नैनी कहाँ पे है? आपका है प्रयागराज में। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्य, कौन कौन से? यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यही 5 हैं। ठीक, नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को देखिए, असोम, असोम नहीं है, ये असम होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सभी क्या हैं? ये सभी राजधानियां हैं, और राजधानियों से प्रश्न अगर बनाएगा तो इसी प्रकार की बनाएगा। पूर्वोत्तर के राज्य देखो दिया है सब। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी आपका दिसपुर है। ए का 3 और ए का 3 ऑप्शन बी में मिल गया, बस ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। और नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और मेघालय की शिलांग। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं मिलती है? ध्यान देना है। तो देखो, मान लो ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के इधर तो पश्चिम बंगाल लगा है, इधर मेघालय लगा है, इधर असम भी लगा है, इधर मिजोरम है, मिजोरम, और नीचे साइड क्या है? त्रिपुरा है। ये सभी लग रहे हैं, बचा क्या? मणिपुर। तो ऑप्शन सी इज द राइट। अब बाकी जितने भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देश जितने भी हैं, भारत के कितने कितने राज्यों से टच हो रहे हैं, कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रेंडिंग बन रहे हैं इस समय, कि आपको उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। और अगर आपने बॉर्डर देखा है, बॉर्डर फिल्म नहीं, बॉर्डर अगर भारत का नक्शा देखा है काफ़ी अच्छे से, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या है? म्यांमार है। और कौन कौन से लग रहा है? तो आपको सबसे ऊपर पता है कि अरुणाचल प्रदेश है।
ये तो सबको पता होगा कि सबसे ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश आएगा। इसका मतलब सी और डी तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद देखो बांग्लादेश। अगर आपको बांग्लादेश पता है तो बांग्लादेश के इधर साइड आपका लग रहा है त्रिपुरा, और त्रिपुरा से लगा हुआ है आपका मिजोरम। सबसे नीचे है मिजोरम, तो मिजोरम ये रहा, ऑप्शन ए इज द राइट। मणिपुर आपका बीच में है, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जी आपके लाइन से लगे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दो ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। देखिए उपग्रह किन किन, देखो 8 ग्रह हैं। अगर मैं ग्रहों की बात करूं, टोटल ग्रहों की बात करूं तो कितने हैं, 8 हैं। इन 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कौन से हैं, वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के नजदीक। और शुक्र आपको पता है भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, ये वगैरह वगैरह इनको बोला जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट। दूसरी चीज, अगर आपको ब्रह्मांड ब्रह्मांड या सौर मंडल वाला अगर पूरा चैप्टर कवर करना है, फुल चैप्टर, तो आप मेरा एक वीडियो देख लेना जिसपे मैंने ब्रह्मांड और सौर मंडल को पूरा थ्योरी में समझाया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पे कौन सा है। देखो आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसका बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ये सभी है। पृथ्वी के इधर साइड आपका शुक्र है और इधर साइड मंगल है। शुक्र मंगल दोनों ऑप्शन में है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है शुक्र को। तो ऑप्शन बी इज द राइट। पृथ्वी के सबसे निकटतम क्या है, शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो पहले नंबर पे है भैया नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे है ऑर्गन। उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नाइट्रोजन आपका लगभग लगभग 78% है, ऑक्सीजन आपका लगभग लगभग 21% है, ये आपका 94% है, और ये आपका 0.03% है। एकमात्र अक्रिय गैस या एकमात्र नोबल गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है वो है ऑर्गन, ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो नाइट्रोजन कर देंगे, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी थी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। अवधारणा दी थी ये बोला गया है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द किसने प्रयोग किया था पहली बार, यह शब्द किसने दिया था पारिस्थितिकीय तंत्र का, तो यह दिया था एजी टॉन्सले के द्वारा। किसने दिया था, एजी टॉन्सले। तो जो नाम दिए थे, किसने पहली बार नाम दिए थे, ये मैं हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन रखता रहूंगा ताकि यहां से क्वेश्चन बने तो एक भी बाहर न जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी याद करना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से है, और पंचवर्षीय योजना से प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं वनडे एग्जाम में। तो क्या बोला गया है, जाहिर सी बात पता है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और 12 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास मॉडल हैं। उन मॉडलों को अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पहला मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ध्यान रखना है हेडोर डोवर मॉडल, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको मिला ए का दो आपका बी में है, डी में है, मतलब ए और सी तो आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका किस मॉडल पे आधारित है, तो ये है भैया महानलोभिस मॉडल, पीसी महानलोभिस बोला जाता है। तो बी का हो गया 4, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा पहला चक्रवर्ती मॉडल, और चौथे का अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। तो ये 12 पंचवर्षीय हैं, शुरुआत के 6 मॉडल अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट, आर्थिक योजना किसमें सम्मिलित है, आर्थिक योजना किसमें सम्मिलित है, ध्यान रखना है। किस विषय में या किस सूची में सम्मिलित है, यह समवर्ती सूची का विषय। आर्थिक योजना, आर्थिक नियोजन भी आ जाए ना, आर्थिक नियोजन, उसका मतलब यही होता है नियोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? ऋणात्मक विकास का मतलब है कि वो पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी, असफल हो गई थी। अब समझिए कब। ये योजना थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बिल्कुल विफल हो गई थी। क्यों? क्योंकि 1962 का एक युद्ध हुआ था भारत चीन, 1965 का युद्ध हुआ था भारत पाक, और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। तो भारत ने ये सब कुछ झेला था, इस वजह से ये मॉडल ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। ठीक है ना, तीसरा ये कारण है इनके। नेक्स्ट, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो केसर का उत्पादक वनडे एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है, कृषि वाले पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन। तो केसर सभी को पता है, कश्मीर घाटी, कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध है, और केसर के लिए करेवा मृदा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। करेवा मृदा ये भी कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। अगला है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तंबाकू का, तो देखिए अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वर्तमान में भैया गुजरात हो गया है पहले नंबर पे, ध्यान रखना। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, और अगर आपको उत्तर प्रदेश का डेटा पूछ रहा है तो यूपी आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये न्यू डेटा है, और गुजरात यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन आपको लेटेस्ट डेटा याद रखना है। पहले नंबर पे गुजरात। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सुमेलित करना है। परमाणु संयंत्र दिए हुए हैं और राज्यों के नाम दिए हुए हैं, सुमेलित करना है कहां पे कौन है। यूपी का पता होगा क्योंकि यूपी का पेपर देना है, नरोरा, बुलंदशहर, यूपी। बी का हो गया 3, अब बी का 3 जैसे ही हो गया तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद तारापुर, तारापुर पढ़ा होगा, तारापुर और ट्रॉम्बे ये दो प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र के। सी का दो आपका ऑप्शन ए में है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, कलपक्कम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का है, और काकड़ापार गुजरात का है। काकड़ापार परियोजना भी है जो कि ताप्ती नदी पे है। ठीक है, तो ये परियोजना भी है, तो उसी के नाम पर परमाणु संयंत्र भी बना हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन इज द राइट। तो हमारे जो क्वेश्चन थे आज के जीके जीएस के वो सभी समाप्त होते हैं। जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, और ये जीके जीएस की प्रैक्टिस है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जो आपको यूपीपी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिलाने में मदद करेगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।